ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव और उसके समीकरण, उसकी विषाद, उसको लेकर के। मनीष जी के पास में था मैं ब्रेक से पहले, और मनीष जी कह रहे थे कि ये तो प्रतिपक्ष को आगे आना चाहिए था, प्रतिपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी। हो सकता है कि अब स्थितियां बदल जाएं। मनीष जी, मेरे सवाल को थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। अक्सर ये बात कही जाती है कि आप विधानसभा और देश की लोकसभा में भी आप देखते हैं, ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को ही विधानसभा के संचालन के लिए या पार्लियामेंट के संचालन के लिए आपको अपनी रूपरेखा तय करनी है, और आप ही को बड़प्पन दिखाना होता है कि जो सत्ता पक्ष में होता है, कोई पार्टी हो सकती है। अगर यह कहा जाए कि प्रतिपक्ष को बड़प्पन दिखाना होगा, प्रतिपक्ष के पास में कुछ होता ही नहीं है करने के लिए, प्रतिपक्ष हल्ला मचा सकता है, डेमोक्रेटिक से दायरे में आकर के अपनी बात कह सकता है, जो उसे राइट मिलते हैं वो उस तरह से कह सकता है। बात राष्ट्रपति के चुनाव की करें, यह भी एक फ्लोर मैनेजमेंट है कि आप किसको सहमत कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि सहमति के लिए आगे आना चाहिए था प्रतिपक्ष को, तो प्रतिपक्ष के पास में तो पहले से तय है कि जब जीत ही एनडीए की तय है, तो प्रतिपक्ष के पास में कुछ था ही नहीं। सुझाव मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको कह रहा हूं ये आत्मविश्वास की कमी है। मैं आपको ये कह रहा हूं, जिन लोगों के पास वोट नहीं है या कम है, या जिनको लगता है कि एनडीए की प्रत्याशी की जीत तय है, उनके पास एक चीज होती है, वो सबसे बड़ी चीज है, डेमोक्रेसी हो चाहे कोई भी फील्ड हो, सुझाव होता है। सुझाव नहीं दिए गए, सबसे बात खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि जिन भी व्यक्ति के लिए आपको लगता है कि एनडीए अपना उम्मीदवार अपने लोगों में से तय करेगा, तो 3 नाम आपको सोच के जाने चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। उन्होंने केवल यह विचार नहीं किया कि रायता बन जाए, कौन सा बने, उन्होंने कहा रायता बिखर जाए और उसके बाद हम उसी की लड़ाई लड़े और कहें हमें तो विरोधी करना है, हमारे पास करने को कुछ है ही नहीं, हमको तो हल्ला ही मचाना है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों नावों पे सवार होना संभव नहीं है। सुझाव एक ऐसा रास्ता होता है योगेंद्र जी, जिसमें आप एक्सपोज कर सकते हो किसी को भी। अगर इनके पास 3 नाम होते, 4 होते, 5 होते और अपना नाम भी रख देते, कुछ भी कवायद नहीं की। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब ये फौरी तौर पर मिल रहे थे कमरों में, उस समय तक नाम पर विचार नहीं किया गया था, और आपस की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वो नाम तय ही नहीं कर पाए अपनी तरफ से। बाकी वहां का सुझाव देना तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी को पसंद हो, किसी को नहीं हो। जब इतनी खुली किताब जनता को समझ में आ रही है, मनीष जी नई परिपाटी शुरू परिपाटी यही है। सुझाव अगर आप रखेंगे, अगर चर्चा करेंगे, आम सहमति बनाएंगे, तो नाम पे बात कही है मनीष जी। योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक बात कही है कि लोगों को लड़वाना चाहते हैं मीरा कुमार के माध्यम से जी, डिक्लेयर करके। इसमें लड़ाई क्या होगी? लड़ाई क्या है? अगर मान लो प्रतिपक्ष को लड़ना है तो लड़ना, प्रतिपक्ष की बात भी छोड़िए, चुनाव तो आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं, एक तो फौरी तौर पर परंपरा का निर्वाह हो रहा है। अगर ये बात वो कह दें तो जीतने के प्रयास ना करें। जब जीतने के प्रयास हो रहे हैं तो ये सोचकर कि जब इन्होंने दलित उम्मीदवार बनाया है तो ये दलित उम्मीदवार लीजिए, ये बिहार से लाए हैं तो ये बिहार से लीजिए। ये क्या है? ये लड़ाई नहीं तो क्या है? एक, क्या इनको लगता है कि इससे दलित खुश हो जाएंगे, इनको वोट देंगे, इनको शाबाशी देंगे, इनाम देंगे और इनके झोली में आके बैठ जाएंगे? अगर ये बात सही है तो ये नहीं है तो लड़ाई है, और लड़ाई भी ऐसी है जो सुनारी है। वो लड़ाई भी, प्रतिफल भी वही होने वाला है जिसमें हार सुनिश्चित है। तो अल्टीमेटली दुनिया के बीच में यह भावना बनाना कि इन्होंने जो कार्ड खेला है उस कार्ड को हम एक्सपोज करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति पद की गरिमा को खत्म करने का काम विपक्ष ने किया है, जिसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए, दलित कार्ड खेल करके। और मैं एक बात जानना चाहूंगा, थोड़ा सा लीक से हट करके है ओम जी, क्या होगा भविष्य में मुझे पता नहीं है, लेकिन दलित कह करके शायद सोच यही होगी कि प्रतिपक्ष के इस वक्त दलितों के प्रति अत्याचार और ये हमले हो रहे हैं बीजेपी पे, शायद एक वजह ये हो सकती है। चाहे गुजरात के ऊना की खबर हो, घटना हो, चाहे और कहीं की घटनाएं हो, कुछ इस तरह की बातें जो सामने आ रही है। सवाल यहां पे यह है कि राष्ट्रपति कोविंद साहब बन भी जाते हैं, बनना तय भी मान के चल रहे हैं, क्या होगा? कुछ दलित अत्याचारों पे कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि सोच तो मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए कि दलितों का आत्म स्वाभिमान बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। कुछ ऐसा हो पाएगा? अब तक की राष्ट्रपतियों की अगर हम देखें फहरिस्त रही है, और उनके जिस जाति के रहे हो, जिस धर्म के रहे हो, कुछ असर पड़ पाया उसका? मुझे लगता ये है योगेंद्र जी के ये जो चुनाव की रणनीति है वो एक अलग चीज है, और साथ साथ में कोविंद की विजय या मीरा कुमार की पराजय या विजय, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मीरा कुमार विजयी होती हैं और कुछ अंतरात्मा की आवाज वाला सिलसिला कांग्रेस या यूपीए चलाता है कि इस वक्त देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, राष्ट्रपति के पद पे ऐसा आदमी बैठना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके, जो भारतीय जनता पार्टी जिसपे कि वो लगातार आरोप लगाते हैं कि
वो संविधान के जनित जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। उससे भारतीय गणतंत्र का जो सारा स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। और ऐसे में अगर राष्ट्रपति कोई कद्दावर हो तो आर के नारायण की तरह से, के आर नारायण या आर के नारायण, के आर नारायण की तरह से इस कार्यकारिणी, इस मंत्रिमंडल को कुछ करने से रोक सकता है, एग्जीक्यूटिव को रोक सकता है और नियंत्रित कर सकता है। जबकि कोविंद अगर आ जाते हैं तो वो नियंत्रण का सिलसिला नहीं रहेगा। लोगों का ये अगर ये स्वरूप है, अगर ऐसा करके वो लोग बीच में जाते हैं तो अर्थपूर्ण है। वरना दलितों की जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति क्या कर लेगा? वो तो संविधान के तहत जो कुछ मिल रहा है वो मिलेगा, संविधान से परे कुछ उनको मिलने वाला है नहीं। मायावती नेता उनकी बैठी हुई हैं, वैसे पासवान बैठे हुए हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी दलितों के साथ में जो कुछ रोमेला हैदराबाद वाला जो दृश्य है, दूसरा जो दृश्य है, वो सब पता है ना। ऐसी स्थिति में वो नहीं, मेरा ख्याल है कि वैचारिक रूप से ये सारा द्वंद्व होगा और उस वैचारिक रूप से द्वंद्व में यूपीए का कैंडिडेट तभी प्रभावी हो सकता है जब ये ऐसी अपील की जाए इन 17 दलों की ओर से कि जो वर्तमान गणतंत्र का ढांचा है वो वर्तमान शासन के नेतृत्व में कमजोर पड़ रहा है और उसको ढांचे को बचाए रखने के लिए हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो निष्पक्ष रूप से और मजबूती के साथ में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और रबड़ की मोहर ना हो। वो प्रणब मुखर्जी की तरह से खामोश होकर हस्ताक्षर ना कर दे, इस तरह का राष्ट्रपति चाहिए। क्योंकि प्रणब मुखर्जी से बड़ी आशाएं थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी जिस तरीके से रोकने में असफल रहे कई सारे मुद्दों के ऊपर, तो ऐसे में कोविंद से उम्मीद करें तो कोविंद तो बुकिश तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने राज्यपाल के रूप में स्थापित किया है कि वो किसी के कहने से नहीं चल रहे हैं, जो साथ लेके चलने की रूल बुक के मुताबिक चले और उसी का प्रभाव है कि नीतीश ने अपने किए हुए वायदे को अपने पीछे नहीं लिया। जबकि विचारधारा अलग विचारधारा की सरकारों के साथ में राज्यपाल और उनके सामंजस्य का बड़ा अभाव देखा जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बिल्कुल कोविंद ने वो सामंजस्य बैठा है बिहार के अंदर जो होना चाहिए और चुनी सरकार को उसके आजादी है, वो उसी तरह से काम करें, क्योंकि जनता के बीच राज्यपाल को नहीं चुनी सरकार को जाना होता है। और नीतीश कुमार का और उनका जो आपसी तालमेल जो रहा है वहां काफी बेहतर कहा जा सकता है और एक अच्छा, मैं तो कहूंगा एक मैसेज देने वाली एक उन्होंने कड़ी जोड़ने की कोशिश की। जबकि इस वक्त कई जगह पे राज्यपालों के और मुख्यमंत्रियों के बीच जो टकराव की स्थिति है, एक अपने अधिकारों को लेकर के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निश्चित रूप से काफी एक कारगर एक कदम रहा दोनों का और काफी तालमेल के साथ आगे बढ़ते भी रही है। चलिए संगीता जी आपके पास में आना चाहूंगा कि बात राष्ट्रपति चुनाव की है और कैंडिडेट जो डिक्लेयर करने की बात है, प्रतिपक्ष का साफ आरोप है कि माफ करेगा सत्ता पक्ष का आरोप है प्रतिपक्ष पर कि जब हमने कैंडिडेट रामनाथ कोविंद इस नाम को सोच करके कि पढ़े लिखे हैं, भले आदमी हैं, किसी तरह की उनकी छवि पे कोई दाग नहीं है, उनको लंबे समय तक वकालत के पेशे से जुड़े होने की वजह से संवैधानिक ज्ञान है, सारी चीजें हैं, तो केवल एक दलित होना ही वजह नहीं रही है कि दलित हैं। ये सत्ता पक्ष का अपना एक दावा है, जैसे मनीष पारिक साहब अभी ने कहा भी, लेकिन आप लोगों ने मीरा कुमार को उतार करके जरूर एक दलित कार्ड खेला है। ये साफ साफ आरोप है कि कार्ड इन्होंने नहीं, इन तो योग्यता को आधार बनाया। हालांकि योग्यता के आधार पे तो मुझे लगता है मीरा कुमार भी योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते मीरा कुमार की पे। देखिए योगेंद्र जी, मनीष जी को मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपने जो भी बात अभी पहले बोली थी कि आप दलित को उतारकर दलितों के वोट बटोर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोविंद जी में आप मुझे ऐसी कोई चीज बता दें कि भाई इसलिए हमने उनको उतारा। दलित कार्ड तो आपने खेला क्योंकि पिछले एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जो पूरे देश में दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न हुआ, 50,000 मामले ऐसे सामने आए जो दलित अत्याचार बढ़ा है आपकी सरकार के माध्यम से। तो कार्ड तो आपने खेला क्योंकि 2019 का चुनाव आप देख रहे हैं सामने कि जो हमने किया धरा है दलितों के साथ, उसके ऊपर ढकने की नीयत से या उस पर पर्दा डालने की नीयत से आपने एक दलित कार्ड खेला। लेकिन आरोप आप लगा रहे हो विपक्ष पर, लेकिन विपक्ष ने अपना काम किया। आपने कहा कि बिहार, बिल्कुल सत्य बात है कि बिहार की बेटी है, लेकिन 5 बार सांसद भी रही हैं, इस लोकसभा स्पीकर भी रही हैं और जगजीवन राम जी की जो रक्षा मंत्री थे उनकी बेटी भी है। तो अगर योग्यता की आप बात करें तो आप मुझे सिर्फ योग्यता की आप बात बता दें कि कोविंद जी में ये योग्यता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएसएस पृष्ठभूमि का होना महज आपने योग्यता बना लिया और दलित की वजह से आपने दलितों पर जो किया धरा है आपके द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो किया गया है, उसको ढकने की नीयत से आपने दलित कार्ड खेला।
तो विपक्ष पर आरोप ना लगाएं और विपक्ष को ये ना कहें कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया। आप अपनी चीजों को ढकने के लिए हमेशा कहते हैं विपक्ष ने ऐसा किया। सच बात यह है कि केंद्र की जो सरकार है अभी वो अहंकार, तानाशाही और घमंड में चूर है, लेकिन जनता भी देख रही है, क्योंकि घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। जब अति हो जाती है ना तो अति को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस अति का भी अंत सुनिश्चित है, वो होगा। लेकिन आप ये कहें कि हमने ऐसा किया, ये आरोप आप हम पर ना लगाएं, अपने गिरेबान में जाके कि सत्ता पक्ष ने क्यों ऐसा किया और आपने एक बात और कही कि विपक्ष अपना नाम सुझा देता, तो आप अपने उनको मोदी जी को बोलिए कि वो नई पार्टी या नई परंपरा शुरू कर दें कि विपक्ष अपना नाम सुझाए। नहीं, ये तो एक आम सहमति जैसे बहुत ही डिसेंट वर्ड पे बात हो रही है, अदरवाइज तो इस तरह की बात ही नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं कि आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं करे, जो उन लोगों को ये पूछने का हक आ गया कि इस प्रत्याशी की योग्यता के बारे में बात करें, ये तो बात ही खत्म है। आप समझ रहे होंगे योगेंद्र जी की व्हाट इज द फिट केस फॉर डिस्कस अबाउट, इन हालातों में डिस्कस कैसे होगा। मनीष, मतदान कराना एक संवैधानिक दायरे के अंदर ही एक हमारी परंपरा है और होना चाहिए। एक संविधान में है कि राष्ट्रपति का हो चाहे किसी वार्ड के पार्षद का हो, मतदान की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया होने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये देश को लगता है, बेशक आप लोगों को नहीं लगता होगा या आप लोगों को भी लगता है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कि देश का सर्वोच्च पद जिस पे जो व्यक्ति बैठेगा उसके बाद में पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क, उनका अपना मुल्क होता है, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधान, लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पद है। इसके लिए देश की इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए कि एक राय बन सके, सर्वसम्मति बन सके। वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में बात छाई हुई थी कि राजनीतिक दलों को ये बड़प्पन दिखाना चाहिए। दिखाया बिल्कुल, राजनीतिक दलों को, आपने कहा दलों पे नहीं पता है, पर एनडीए ने जो भी काम करना था उन सारे एस्पेक्ट पे बात की है। लेकिन ये अब इसका अल्टीमेटली आप समझ ही रहे हैं, अभी जो भी कुछ इन्होंने बातें कही उससे अब सारा पर्दाफाश हो चुका है कि किस एटीट्यूड और किस सोच के साथ बात होती है। जो विपक्ष, ये देखिए अभी भी समझेंगे नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं इट इज नॉट फिट केस फॉर द डिस्कशन, पर चूंकि मैं इस चर्चा में मौजूद हूं और मुझे इस बारे में बात करनी है, मैं इस औकात का नहीं हूं कि मैं रामनाथ जी कोविंद और मीरा कुमार की योग्यताओं के बारे में चर्चा करूं, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष है ये। तो अल्टीमेटली विपक्ष इस एस्पेक्ट के साथ अगर मैदान में है तो जनता भी जानती है। हमारे ऊपर आरोप इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि रायता बिखेरने वाला विपक्ष है, रायता बनाने वाला नहीं है, अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, रिजेक्टेड पीस है, बचे रहने के लिए काम करना जरूरी है। खेत में जाता है, मधुमक्खी खाती है, फिर नानी के चला जाता है, सब समझते हैं ये, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ये बात आकर कहें कि आपको ये पालना आपने नहीं की है, तो जनता के पास ये एक कपिल शर्मा लाफ्टर शो जैसा होता है जो देख रही है जनता। पीपल आर हैप्पी विद ऑल दीज लाफ्टर शो, लेकिन जिस सिंसियरिटी के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, मुझे ऐसा लगता है जो 19-19 इनके मुंह से निकल रहा है वो सत्य होने वाला है। मनीष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वैसे देखिए मुझे हक नहीं कहने का, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है, मधुमक्खी राहुल गांधी को खाई, जब मंदसौर पे जा रहे थे वो रास्ता भटक गए। मुझे लगता है कि ये कोई बड़प्पन नहीं आप लोगों का अगर बोलते हैं। नितिन गडकरी रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर स्पीच देते देते प्रतिपक्ष में थे, आपके पार्टी के सुप्रीमो थे, वो बेहोश हो, वो गिर गए थे, तो क्या माना जाए उसको कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए। ये सब चीजें मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बीमारी, मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। ये जिस बात को बार बार कह रहे हैं रावण का अहंकार, तो उसका यही रास्ता है। जो किसान के खेत की लड़ाई लड़ने जा रहा है, 3 घंटे बाद उसी जगह पर आता है, रास्ता नहीं जानता, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हंसी की बात है, इसलिए हंसी की बात है, खेत में जाता है तो मधुमक्खी खा जाती है और पुलिस वालों के सामने सरेंडर करता है। उस पार्टियों ने इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम योग्य आदमी को लेकर आए हैं, जगजीवन राम बाबू की बेटी है, इनका वो है, तो अल्टीमेटली ये क्या बात हुई है। जिन लोगों ने घूम घूम के रास्ते नहीं जाके, जिनका एमएलए साथ में जा रहा है वो रास्ता नहीं जानता है, वो लोग ये बात कहे आके कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, अभी इसके उत्तरार्ध के पहले ये जो अभी अपनी चर्चा है, इसके हाफ टाइम के पहले मैंने सारी बातें वो कही जो नीतिगत बातें थी, लेकिन उसके बाद में जिस कदर इस गंभीरता का उपहास उड़ाया गया, मैंने वो बात कह दी जो देश की दिलो धड़कन में गूंज रही है। लोगों ने यही कहा गर्मी की छुट्टियों में, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। आप राहुल गांधी के नानी के घर जाने से इतने रोषित क्यों हो जाते हैं, आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? जाने दीजिए, छुट्टियां हैं, सब बच्चे घर जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। सारे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नानी के जाते हैं, तो राहुल गांधी जी को हमने कह दिया तो क्यों नाराज हो रहे हो आप?
आपको ये लगता है हम उनको बच्चा कह रहे हैं? अल्टीमेटली बच्चा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं संगीता जी, राष्ट्रपति चुनाव के विषय पर चर्चा करने की योग्यता नहीं है। इसी विषय पर कर लो आप। 94 साल की नानी है, बीमार है, मिलने गए हैं। बिल्कुल। अब इसमें संगीता जी को दिक्कत क्या है? मुझे समझाओ आप। जिक्र क्यों आया मनीष जी? संगीता जी मनीष जी, मैं ये जानना चाहूंगा, संगीता गर्ग जी का ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए इस वक्त, आप जो भी कहें उस पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को मधुमक्खी खाई, नानी के चले गए, इसका जिक्र करने का औचित्य मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं इस जिक्र से अभिभूत हो गया हूं कि राष्ट्रपति के कैंडिडेट की योग्यताएं बताइए। मैं सर इस लायक, इन्होंने कहा कोविंद जी, परम पूजनीय कोविंद जी इस विषय पर अभी योग्य है कि नहीं राष्ट्रपति के, ये चर्चा मैं कर सकूं? मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं वो बिहार के राज्यपाल है, सिटिंग, अगर वो सिटिंग राज्यपाल है राजस्थान बिहार के, तो वो प्रथम नागरिक है। मनीष जी, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि आप इस बात को घुमा घुमा के कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद साहब की योग्यता पे मैं तो सवाल नहीं खड़ा, इसलिए नहीं कह सकता, राज्यपाल। सवाल सुन लीजिए पहले आप एक बार, ये बात क्यों आ रही है बार बार निकल करके? इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। रामनाथ कोविंद जी इन्होंने कहा योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया। तो क्या कहा? क्यों कैंडिडेट बना रहे हैं? मैंने पूछा। देखिए आपको ध्यान नहीं है, मैं क्यों कहूंगा? ये बात आपने क्या कहा बता दो। ये बात आपने क्या पूछा? हाँ, लेकिन रामनाथ कोविंद की अगर योग्यता पे कोई सवाल खड़ा करता तो मेरा मानना है कि आप चाहे ना समझी होगी आप लोगों की, रामनाथ कोविंद को सब जानते हैं कि 1975 से मोरारजी देसाई जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से उनके साथ जुड़े हैं। रामनाथ कोविंद की योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। ये आप लोगों का आपसी राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि रामनाथ कोविंद संविधान के जानकार, एक अच्छे सूझबूझ वाले इंसान, उन पे किसी तरह का कोई, इन्होंने कहा योग्यता की जहां तक बात है तो मीरा कुमार ज्यादा योग्य है। इन्होंने कहा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो पहले बातें बोली नहीं, आपने कहा अगर योग्यता की बात कहें, आपने कहा अगर योग्यता की बात कहें तो मीरा कुमार भी ज्यादा योग्य है, आपने ये कहा, योग्यता पर प्रश्न खड़ा किया। और मैं इसका जवाब योग्यता के औकात से बाहर मैं कहना चाहूंगा कि दोनों बहुत ही योग्य कैंडिडेट हैं। ये तो अब जो भी होगा मतदान के बाद, और इसीलिए हम